नमस्कार, मैं रविश कुमार। कोलकाता के विवेकानंद रोड फ्लाईओवर हादसे में मरने वालों की संख्या 25 के आसपास हो गई है। गुरुवार दोपहर ग्रेटर बड़ा बाजार के गणेश टॉकीज क्रॉसिंग के पास ये पुल गिर गया। 6 साल में भी यह फ्लाईओवर पूरा नहीं हो सका। इसे कायदे से 2012 में ही बन जाना चाहिए था। जिस बड़ा बाजार में यह फ्लाईओवर बन रहा है, वहां आम दिनों में पांव रखने की जगह नहीं होती है। सीसीटीवी फुटेज से आप देख सकते हैं कि एक पुल का गिरना कितना आसान है। मुश्किल है तो यह जानना कि क्यों गिरा। कहीं इस तरह से कोई पुल गिरता भी है। एक स्थानीय नागरिक ने बताया कि इस पुल के नीचे कोई ट्रक न घुसे, इसलिए बैरिकेड लगा है। महीना भर पहले 2 बार ट्रक बैरिकेड तोड़कर अंदर घुस आया। ये उन्हीं की दी हुई तस्वीर है। एक ट्रक तो 15-20 फुट तक अंदर आ गया और एक खंबे से टकरा गया। खंबा क्षतिग्रस्त भी हुआ। उसी जगह पर ट्रैफिक पुलिस का पोस्ट भी था, जो अब हादसे में ढह गया है। तो क्या कंपनी और प्रशासन को यह नजर नहीं आया कि पुल गिर सकता है, खंबा क्षतिग्रस्त हुआ है? स्थानीय नागरिक ने बताया कि जहां पर पुल गिरा है वहां एक अजीब सा मोड़ बनता है। देखकर लगता है कि डिजाइन सही नहीं है, इसलिए जरूरी है कि विश्वसनीय तरीके से पता लगाया जाए कि पुल फ्लाईओवर किन कारणों से गिरा। एक्ट ऑफ ठेकेदार की वजह से गिरा या एक्ट ऑफ गॉड की वजह से? बचाव दल ने तो कह दिया है कि 25 लोग मरे हैं, लेकिन मरने वाला कौन था? जो मरा है, अब उसके परिवार का क्या होगा? संजय मल्होत्रा, तपन दत्ता, आशा जोशी, एडी रमजानी, गजेंद्र सेठिया, निर्मल कुमार, सोनिया यादव, सुनील विश्वकर्मा, रंजीत सहाय, ये चंद नाम हैं उन लोगों के जो पुल के नीचे दबकर मर गए। कोलकाता के अखबार सनमार्ग में महादेव वधक के बारे में छपा है। महादेव बड़ा बाजार की एक कंपनी में कैशियर थे। सुबह कैश लेने के लिए निकले ही थे कि पुल गिर गया ऊपर से। हावड़ा के जगाछा थाना के बागसाड़ा इलाके के रहने वाले थे। उनके घर का इंतजाम कौन देखेगा? इसके लिए कोई एक्ट ऑफ गॉड होता भी है। कानूनी भाषा है एक्ट ऑफ गॉड, लेकिन हम भूल गए हैं कि कब, क्या और कैसे बोलना है। कोलकाता के अखबारों के अनुसार मरने वालों में 3 रिक्शा चालक भी हैं। कुछ अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। शबाना बानो अपने बच्चे को स्कूल ले जाने के लिए घर से निकली थी, पुल के नीचे दब गई। आखिरी वक्त में 2 बार घर फोन भी किया कि बचा लो। शुक्रवार सुबह उनका शव किसी तरह बाहर निकाला गया। बड़ा बाजार से कोलकाता नगर निगम और राज्य सरकार को खूब राजस्व मिलता है, लेकिन जब आप यहां आएंगे तो लगेगा कि अंग्रेजों के जाने के बाद यहां कोई सरकार आई ही नहीं। आमतौर पर ऐसे पारंपरिक बाजारों का देश भर में यही हाल होता है, लेकिन वहां और भयंकर स्थिति है। इस बाजार में हर दल का दफ्तर मिलेगा और झंडा दिखेगा। हर जगह की तरह व्यापारिक वर्ग का हर दल में ऊपर तक संपर्क है, यहां के भी, मगर वे अपने ही मार्केट का हाल कभी ठीक नहीं करा पाते हैं। इस पुल का बनना और गिरना दोनों ही राजनीतिक व्यवस्था की नाकामी का जीता जागता प्रमाण है। यह पुल वार्ड नंबर 23, 24 और 25 के हिस्से में आता है। 23 नंबर वार्ड से बीजेपी के पार्षद हैं। 24 और 25 नंबर वार्ड से तृणमूल कांग्रेस के पार्षद हैं। विधायक और सांसद दोनों ही तृणमूल कांग्रेस के हैं। रविंद्रनाथ टैगोर का घर ठीक 100 मीटर की दूरी पर है, जहां यह फ्लाईओवर का हिस्सा गिरा है। उन्हीं के घर के नाम पर विधानसभा का नाम है जोड़ा साको। वहां से तृणमूल की विधायक हैं। आज कांग्रेस और बीजेपी ने आरोप भी लगाया है कि इनके एक रिश्तेदार के पास पुल निर्माण के लिए लेबर और मटेरियल सप्लाई करने का ठेका है। यह पुल राज्य सरकार की निगरानी में जवाहरलाल अर्बन मिशन के तहत बन रहा था। उत्तर कोलकाता के तृणमूल सांसद सुदीप बंदोपाध्याय ने कहा है कि उन्होंने राज्य सरकार से पुल की डिजाइन की शिकायत की थी, लेकिन तब तक 60% हिस्सा बन गया था। शिलान्यास हुआ था इसका 2001 में, काम शुरू हुआ 2008 में और 2016 में भी पूरा नहीं हुआ, बल्कि गिर ही गया। 60 मीटर लंबा हिस्सा गिरा है, जिसका वजन 140 टन बताया जा रहा है। तो सोचिए इस मलबे को हटाने में कितनी मशक्कत करनी पड़ी होगी। रात भर लोग जुटे रहे, सेना के जवान, एनडीआरएफ, डिपार्टमेंट ऑफ माइंस एंड जियोलॉजी, निगम, कोलकाता नगर निगम के इंजीनियर सहित लगभग बताया गया है कि 5000 लोग जुटे हैं। तृणमूल कांग्रेस के नेता सीपीएम पर आरोप लगा रहे हैं, सीपीएम वाले तृणमूल पर आरोप लगा रहे हैं। ठीक से जांच हो जाए तो पता चलेगा कि पुल बनाने वाली कंपनी के सबसे रिश्ते निकल आएंगे, सारी पार्टियों के। 2011 से 2016 तक तृणमूल 5 साल तक तृणमूल की सरकार रही है। कोई साफ साफ क्यों नहीं बताता कि यह पुल क्यों नहीं बना और क्यों नहीं खतरे की आशंका के बारे में सुना गया, जबकि उसके ही सांसद चेतावनी दे रहे थे। अपने ही सांसद की बात सरकार सुन सकती थी। अब आप इस फ्लाईओवर को मैं आपको ठीक से दिखाना चाहता हूं। यह बन भी जाता तो किसी कहर से कम नहीं होता। फ्लाईओवर ने तमाम शहरों को बदसूरत कर दिया है। यह फ्लाईओवर जिस तरह से गुजर रहा है वो सटीक उदाहरण है यह समझने का कि हम अपने शहरों के साथ क्या कर रहे हैं।
किसी सूखे नाले की तरह दोनों तरफ से दूर कहीं मकानों से सटा हुआ ये फ्लाईओवर बहता हुआ चला आ रहा है। ऐसा नजर आता है बदरंग, बेनूर और बेढंग। डिजाइन देखकर लगता है कि भारत में इंजीनियरिंग और डिजाइन की पढ़ाई बंद हो गई है। ना समझ ना कल्पना दिखती है। मैं तकनीकी जानकार नहीं हूं, लेकिन फिर भी देख के ऐसा लगता है। इस पुल को बनाने से पहले यह तक नहीं सोचा गया कि आसपास के मकानों और लोगों के जीवन पर क्या असर पड़ेगा। सारे मकान यहां के 60 से 70 साल पुराने हैं। इनके बीच से 2 किलोमीटर से भी लंबा पुल गुजरने का ख्याल किस महान वैज्ञानिक का रहा होगा, किस नेता ने दबाव दिया होगा, उनसे पूछा जाना चाहिए। अब आप दूसरी तस्वीर देखिए। पुल यहां के मकानों को छूकर गुजर रहा है। एक पड़ोसी ने भेजी है वहां से, इतना करीब से कि आप स्केल से, स्कूल ले जाने वाले स्केल से अपनी खिड़की और पुल के बीच की दूरी को नाप सकते हैं। 1 फुट का भी अंतर नहीं है। कोई इंजीनियरिंग फेल होगा तब भी ऐसी डिजाइन नहीं बनाना चाहेगा। कम से कम 5 से 6 फुट का अंतर तो रखना ही चाहिए। यहां के मकानों के इतने करीब से गुजर रहा है ये फ्लाईओवर कि खिड़कियां भी नहीं खुल सकती हैं। आप लोगों के घरों के छड़ों को देख रहे हैं, जिनसे टकराकर खिड़की का पल्ला रुक गया है। अब आप बताइए कि यह पुल बन जाता तो क्या यहां के मकानों पर क्या क्या असर पड़ता। पुल के कंपन से ही मकानों पर क्या पता उनमें दरारें पड़ जाती। दुनिया के किस इंजीनियरिंग कॉलेज में ऐसी डिजाइन पढ़ाई जाती होगी कि घर की खिड़की से सटाकर पुल या हाईवे बना दो। क्या यह सिर्फ हिंदुस्तान में ही हो सकता है? क्या यह सिर्फ कोलकाता में हो सकता है या और भी जगहों पर हुआ है तो क्या उसके नाम पर यह होता रहेगा? पुल नहीं भी गिरता तो देख के ऐसा लगता है कि बनने के बाद इस पुल से सटे मकान ही इसके ऊपर गिर जाते। स्थानीय लोगों ने मुकदमा भी किया हुआ है। वामपंथ से लेकर तृणमूल सरकार को इसकी विचित्र और खतरनाक डिजाइन की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। यह फ्लाईओवर कोलकाता के किस कोने या किनारे में नहीं बन रहा है, बल्कि बेहद महत्वपूर्ण जगह है। आसपास अस्पताल हैं, कोचिंग संस्थान है, फल और फूल की मंडी है। पुश्ता में इसे खत्म होना था, जहां काफी बड़ा गोदाम है। यहां वहां के लोगों का भी एक इम्तिहान है कि वे कैसे संगठित होकर अपनी ये लड़ाई लड़ते हैं। दरअसल लोगों ने तो अपनी लड़ाई लड़ी है और मगर व्यवस्थाएं उन्हें हरा देती हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी गुरुवार दोपहर से लेकर रात कि 1 बजे तक घटनास्थल पर बैठकर बचाव कार्य की निगरानी करती रहीं। तमाम अफसर भी वहीं बैठे रहे सड़क पर। घटना के बाद की नजर से देखें तो सराहनीय है कि मुख्यमंत्री वहां सड़क पर बैठकर काम देख रही हैं। लेकिन यही सक्रियता पुल गिरने से पहले वो इससे जुड़ी शिकायतों के प्रति दिखाती तो शायद ये नौबत नहीं आती और हादसा नहीं होता। क्या ममता बनर्जी या पुल बनाने वाला विभाग इसके डिजाइन को लेकर पूरी तरह आश्वस्त था? उन्होंने तो वादा किया था कि पुल जल्दी बनेगा, लेकिन क्या उन्होंने ध्यान दिया कि पुल को लेकर उनके ही सांसद और स्थानीय लोग लगातार शिकायत कर रहे हैं? अब आते हैं कंपनी जी पर। इनका नाम है IVRCL। कंपनी जी का मुख्यालय है हैदराबाद में। इनके पास 3000 से अधिक इंजीनियरों का बेड़ा है। इतनी बड़ी फौज है इंजीनियरों की। कंपनी ने अपनी साइट पर लिखा है कि ये JNNURM का सबसे मुश्किल प्रोजेक्ट में से एक है। ये जो पुल है पूरी तरह से स्टील का इसका ढांचा होना है। 25 साल पुरानी यह कंपनी है जिसके पास ये ठेका है और कई तरह के कारोबार करती है। जल और पर्यावरण, सिंचाई, ट्रांसपोर्टेशन, बिल्डिंग और इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर, बिजली की सप्लाई, माइनिंग, मेंटेनेंस सहित कई तरह के कारोबार है। इसका नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और BSE में भी यह कंपनी लिस्टेड है। आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से लेकर कर्नाटक तक में इस कंपनी के पास ठेके हैं। पुल क्यों गिरा, इसकी जांच शुरू हो गई है और ठीक कारण का पता भी लगना चाहिए। कोलकाता की पुलिस हैदराबाद पहुंच गई है। इतने बड़े कारोबार से जुड़े रहने के बाद भी हादसे के बाद इस कंपनी का बयान आता है कि ये एक्ट ऑफ गॉड है। पुल के गिरने से खुद गॉड का मंदिर ध्वस्त हो गया है। गॉड तो नहीं मगर गॉडेस काली के मंदिर का बरामदा गिर गया है इस नामुराद पुल के गिरने से। ये भगवान की मर्जी है। अब तक हमने 27 सालों में कई ब्रिज बनाए हैं, लेकिन ऐसा हादसा कभी नहीं हुआ। हम भी सदमे में हैं और हम पता लगा रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ। कंपनी के इस बयान की इंसानों की दुनिया में काफी आलोचना हुई। गॉड की तरफ से अपने एक्ट पर कोई सफाई नहीं आई, मगर गॉड को इस एक्ट में लपेटने वाली कंपनी ने हैदराबाद में शुक्रवार को आकर सफाई दी कि उनके कहने का क्या मकसद है और एक साजिश की थ्योरी भी उन्होंने पेश किया कि धमाका हुआ हो, यह भी हो सकता है क्योंकि वहां आसपास काफी शीशे टूटे हैं। 59 स्लैब्स को उसी मटेरियल से बनाया गया जिससे उस स्लैब को बनाया गया जो गिरा। हमें नहीं पता क्यों हादसा हुआ। कंपनी को इस पुल को बनाने के लिए पहली डेडलाइन 18 महीने की दी गई। उसके बाद 67 महीने गुजर गए। IVRCL कंपनी जहां देरी के लिए कोलकाता मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी को समय पर जगह नहीं देने का जिम्मेदार ठहराती है, वहीं मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी का आरोप है कि कंपनी बहुत धीरे काम कर रही है। लेकिन क्या अभी आरोप क्या, यह समझना जरूरी है।
आरोप ये नहीं है इस वक्त ये पुल बनने में इतना समय क्यों लगा, आरोप यह है कि पुल का 60 मीटर का हिस्सा कैसे गिर गया, वो भी नया वाला हिस्सा जो अभी हाल फिलहाल में बना था। फिर भी देरी होने के कुछ ज्ञात कारण इस तरह से हैं कि दरअसल 2002 में हैदराबाद नेशनल गेम्स के लिए स्पोर्ट्स विलेज बनाने वाली IVRCL कर्जों और नुकसान से बुरी तरह घिर गई है। कंपनी पर कई सैकड़ों करोड़ का कर्ज है। 2015 दिसंबर में इसका घाटा करीब 2000 करोड़ का बताया गया था। इस तरह की खबरें हैं मीडिया में। कंपनी पुल के निर्माण की लागत बढ़वाना चाहती थी। किसका दावा सही है, किसका गलत है, यह मुश्किल है, लेकिन 25 लोगों की जान गंवानी पड़ी है, यह तथ्य है। कोलकाता में कई लोगों से पूछताछ हुई है और हैदराबाद भी पुलिस गई है। अब यह है कि क्या फ्लाईओवर इतने जरूरी हैं कि हम कहीं भी कैसे भी बना देते हैं। देश भर में फ्लाईओवर को देखेंगे तो आपको ऐसे बहुत से फ्लाईओवर मिलेंगे जो ढंग के भी बने हैं और जो बेढंग भी हैं। छोटे शहरों में कुछ फ्लाईओवरों को देखकर तो जी ही घबरा जाता है। हर जगह ट्रैफिक जाम की समस्या बढ़ती जा रही है। नेता लोग भी लोगों को आश्वस्त करने के लिए फ्लाईओवर की आधारशिला रख देते हैं। दिल्ली में जहां 10-15 सालों में 100 के करीब फ्लाईओवर तो बने ही होंगे। यहां पर इस शहर के अनुभव से बता सकता हूं कि कुछ फ्लाईओवर तो कामयाब लगते हैं, लेकिन ज्यादातर फ्लाईओवर के बनने के बाद भी जाम की समस्या समाप्त नहीं हुई है। मुंबई में भी 50 फ्लाईओवर बनाने की बात कही जाती है। नितिन गडकरी की तो एक समय छवि ही थी कि उन्होंने दनादन फ्लाईओवर बनवाने शुरू किए थे, बल्कि अगुआ के रूप में वही जाने जाते हैं। बेंगलुरु में 40 फ्लाईओवर बन गए हैं। चेन्नई में भी खूब फ्लाईओवर बने हैं। आए दिन अखबारों में फ्लाईओवरों के शिलान्यास और उद्घाटन की तस्वीरें आप देखते हैं। लेकिन क्या कभी आपने देखा है कि जिस मकसद से बनाया जाता है उस मकसद में ये फ्लाईओवर कामयाब हैं या नहीं? इन पे आसपास की सामाजिक व्यवस्था और पर्यावरण पर क्या असर पड़ता है? क्या आपको लगता है कि फ्लाईओवर आने के बाद से ट्रैफिक जाम की समस्या हो गई है? मेरे खुद के अनुभव में 2-3 तरह की बातें हैं। सराय काले खां, जहां से दिल्ली का जो इलाका है, जहां से कई बार काफी गुजरता हूं, एम्स के पास, वहां तो जाम से कोई मुक्ति दिखती नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे इलाके हैं दिल्ली में जहां जाम से आराम